नमस्कार बच्चों मैं आरके कुशवाहा। बच्चों आज मैं क्लास 12 की फिजिक्स से आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाएंगे। और अनसॉल्व पेपर में बच्चों हमने 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं और हमने एक टारगेट बनाया है कि अगर हम आपको बच्चों सन 2020 का, 19 का और 18 का पेपर सॉल्व करवा देते हैं एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से, तो एग्जाम में 90% पेपर आपको फंसेगा यहाँ से। तो बच्चों इसीलिए सबसे पहले अब सन 2020 के जितने भी सेट होंगे सभी के सभी सॉल्व करवाएंगे, फिर 19 के, उसके बाद 18 के। तो आज हमने सन 2020 का पहला सेट यहाँ पर सिलेक्ट किया है और जिसको बच्चों बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर एकदम लॉन्ग क्वेश्चन तक। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि हम टिक ही लगवा देंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ये आया तो कैसे आया है। तो बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है, वेबर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है वोल्ट इंटू मीटर और चौथा है न्यूटन प्रति कूलम। तो जो पहला क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखना, पहले का विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, इसका जो फाई ई और फॉर्मूला रहेगा ई क्रॉस से। बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है बच्चों वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। हालांकि न्यूटन पर कूलम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से वोल्ट प्रति मीटर भी लिखेंगे। और एरिया का मतलब बच्चों होगा मीटर स्क्वायर। तो एक ही मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इस टाइप से इसका जो यूनिट बच्चों बनेगा वो बनेगा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। यानी पहले का हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक बच्चों, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो क्वेश्चन है खंड, इसी का खा पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। और स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको। कहता है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो पहला ऑप्शन है 9/2 ओम, दूसरा ऑप्शन है 16/3 ओम और तीसरा है 12 ओम और चौथा है 24 ओम। यहाँ पर बच्चों आप इसे बिना सॉल्व किए का नाम सिलेक्ट नहीं कर सकते हमारा आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज। समझो हमने ये बना लिया, ठीक। और समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर 3 प्रतिरोध है। समझो यहाँ पर एक ये प्रतिरोध हो गया, दूसरा ये है और तीसरा ये। तो अगर हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी। अब देखिए 24 ओम के प्रतिरोध वाले तार को, ये जो तार है ना, मतलब एक तार था इस टाइप से जिसका टोटल रेजिस्टेंस प्रतिरोध था 24 ओम। तो हमने इसे त्रिभुजाकार के रूप में मोड़ दिया, यानी समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं इसकी समान है। तो अगर ये 24 ओम का प्रतिरोध था, 3 साइडों में हमने इसे मोड़ा, तो 1 2 3 यानी 24/3 यानी पर साइड के हिसाब से 8 ओम प्रतिरोध बनेगा बच्चों। यहाँ पर कितना प्रतिरोध रहेगा, 8 ओम, यहाँ पर भी 8 ओम और यहाँ पर भी 8 ओम। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि 24 ओम था, हमने इसे 3 मतलब टुकड़ों में सिलेक्ट करके एक त्रिभुज बना दिया, तो हर एक साइड पर 8-8 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये कहता है कि दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध। फर्ज करो हमें ए और बी के बीच प्रतिरोध फाइंड करना है, ए और बी के बीच हमें प्रतिरोध फाइंड करना है, यानी इन दो शीर्षों के बीच। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमने मानो यहाँ से करंट प्रवाहित किया, तो करंट अगर ए से गया तो ए से फिर सी पर आएगा, सी से फिर बी पर आएगा। तो हम क्या देखते हैं, अगर हमें ए से पुनः बी पे आना है, तो बच्चों जो हमारे पथ में जो सर्किट का नाम प्रतिरोध पड़ रहे हैं, एक 8 ओम और दूसरा 8 ओम, ये सीरीज में कहलाएंगे, इसमें श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। तो अगर ये प्रतिरोध 8 ओम और 8 ओम बच्चों अगर श्रेणी क्रम में है, तो इनका अगर हम प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बच्चों अगर हम R मान लें, तो इनका जो प्रतिरोध रहेगा वो 8 + 8 यानी 16 ओम। कितना बच्चों हो जाएगा, 16 ओम, क्योंकि इनको हमने सीरीज में मान लिया। ठीक, और इसको हमने R कह दिया। उसके बाद बच्चों अब ये जो 16 ओम है, नया कैसे डायग्राम बनाएंगे। 16 ओम तो प्रतिरोध यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, समझो। ठीक, और ये 16 ओम हो गया बच्चों, और ये वाला 8 ओम हो गया।
अब आप देखते बता सकते हो कि ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है बच्चों। अब ये दोनों प्रतिरोध 16 ओम, मतलब इनका जो हमारा का नाम परिणामी प्रतिरोध आया 8 और 8 का एक श्रेणी क्रम में थे, 16 ओम हुआ, और ये 16 ओम और ये 8 ओम बच्चों समांतर क्रम में हो गए। अब हम इनको अगर हल करें बच्चों तो हमारा फाइनली आंसर आएगा, जरा ध्यान से देखना, समांतर क्रम में है तो इनका जो आंसर रहेगा हम इसे आर डैश मान लें। फॉर्मूला होता है 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर, R1 प्लस 1 अपान R2। उस हिसाब से अगर हम लिखें बच्चों, इसे हम R1 कह दें, इसे R2 कह दें, तो ये रहेगा 1/16 प्लस 1/8। ठीक, यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 1/16 प्लस 2/8 दूनी 16 यानी 3/16, यानी बच्चों यहाँ से हम आर डैश की वैल्यू निकालो, वो ये हो जाएगा 16/3, 16/3। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बच्चों, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों राइट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे बिना सॉल्व किए क्लियर नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन बच्चों ये कहता है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R इक्वल टू 100 ओम, XL इक्वल टू 200 ओम तथा XC इक्वल टू 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर, आरोपित वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर क्या है बच्चों, देखना जरा ध्यान से, हम इसे मिटा दें। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में, ठीक, आर बच्चों क्या है 100, आर क्या है 100, उसके बाद एक्सएल 200 व एक्सी 200। बच्चों एक्सेल क्या है प्रेरण प्रतिघात और एक्सी क्या है धारिती प्रतिघात। यहाँ पर अगर हम कलांतर के हिसाब से फॉर्मूला बनता है, याद रखना उसे आप लोग, एक्सेल माइनस एक्सी, एक्सेल माइनस एक्सी अपान आर। ठीक, एक्सेल है 200, एक्सी भी है बच्चों 200, आर है 100, और 200 से 200 अगर हम ऊपर माइनस करेंगे तो ये 0/100 यानी बच्चों आएगा इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट बच्चों किसकी वैल्यू होती है 1090 की, 1090। तो अगर हम कंपेयर करें तो बच्चों फाई इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री यहाँ पर, यानी हमारा राइट आंसर होगा 90 डिग्री, जो कि बच्चों ऑप्शन चौथा हमारा राइट आंसर है, चौथा हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये कहता है कि एक ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो इनमें कौन सा रिलेशन सही है। ठीक, क्वेश्चन बच्चों अगला है, ये ध्रुवण कोण अल्फा, ध्रुवण कोण अल्फा जिसे हम रिप्रेजेंट बच्चों करते हैं आईपी से, पोलराइजेशन एंगल, एंड क्रांतिक कोण बीटा, क्रांतिक कोण जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितना है बीटा। कहता है तो रिलेशन कौन सा सही है, और क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, देखते हैं जरा बच्चों। देखिए ब्रूस्टर का नियम है, उसके अकॉर्डिंग n इक्वल टू होता है अपवर्तनांक n बराबर 10 IP। ठीक, और एक का नाम क्रांतिक कोण के हिसाब से अपवर्तनांक अगर बच्चों देखें तो n बराबर 1/sin c होता है, लेकिन c की जगह पर क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं IP की जगह पर, IP की जगह पर बच्चों हम क्या रखेंगे अल्फा। ठीक, और तथा एक होता है n इक्वल टू 1/sin c, और हम बच्चों साइन सी की जगह पर क्या रखेंगे बीटा रखेंगे। ठीक, इसे एक इक्वेशन डाल दें, इसे 2 डाल दें। अगर हम इक्वेशन 1 समीकरण 1 व 2 से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड सेम सो राइट साइड सेम, यानी हम कह सकते हैं 10 अल्फा इक्वल टू 1/sin बीटा। तो ये अपान में इनटू में आएगा 10 अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1। तो जो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा ध्यान से। कहता है कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होगी। ठीक,
एक ही वेग से गतिमान, यानी वेग एक समान है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम किसकी होगी? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है अल्फा का बच्चों। ठीक, अब जो वेग है वो कैसा है? समान है। वेग बिल्कुल कैसा है? समान है। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एच अपॉन एम बी। अब ये तो चीज समान है, वेग कैसा? समान, कांस्टेंट, ना कभी चेंज होता है ना कुछ। ठीक, अब ऑप्शन बच्चों है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा का। तो इसका मतलब ये है जो तरंगदैर्घ्य है बच्चों वो बताओ किस पे डिपेंड करेगी? एच पर भी डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि एच तो कांस्टेंट होता है, बी भी कांस्टेंट है। मतलब जो लैम्डा है वो केवल वैरी करेगी तो मास द्रव्यमान की वजह से, है ना। और जो लैम्डा है बच्चों द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो लैम्डा कम होगा और द्रव्यमान अगर कम होगा तो लैम्डा अधिकतम होगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम कहाँ होगी? तो याद रखना जहां पर लैम्डा एम की वैल्यू सबसे लैम्डा एम की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी वहीं पर लैम्डा सबसे अधिकतम होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन और जो चौथा है अल्फा कण। अल्फा कण बच्चों एक चीज याद रखना, सबसे द्रव्यमान कम होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सबसे द्रव्यमान कम होता है, याद रखना इलेक्ट्रॉन का सबसे द्रव्यमान कम होता है। जहां पर मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान सबसे कम है तो इसकी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान जितना कम होगा उतना लैम्डा ही उतना ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम द्रव्यमान होता है। इस वजह से हमारा राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, इस वजह से लैम्डा सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बच्चों ध्यान से देखना, कंफ्यूज जो हो जाते हैं इसमें ज्यादातर बच्चे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या होगी? ठीक है, तो देखना इसे ध्यान से। देखिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है बच्चों? न्यू। आवृत्ति क्या है? न्यू है और निरोधी विभव V0 है। अब अगर हम जब फोटॉन किसी धातु की सतह पर इंसिडेंट होता है तो फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू और कण धातु के अंदर जाती है तो किसके रूप कैसे मतलब विभाजित हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस कार्यफलन W के रूप में। ठीक बच्चों, अगर यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड करें, अगर बच्चों यहाँ पर हम E की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस W, और W बराबर बच्चों याद रखना होता है एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट बच्चों ये जो पूरा टर्म है ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। ठीक, नियत है, क्योंकि W क्या है? यानी वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से दी जाती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, ऐसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कार्यफल कहते हैं। तो ये कार्यफल ये तो कांस्टेंट है, ठीक, मिनिमम ऊर्जा है ये। अब बच्चों ई के क्या होता है याद रखना, एक फॉर्मूला होता है ई के इक्वल टू निरोधी विभव और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है ई के इक्वल टू ई वी नॉट। तो इसकी जगह पर हम ई वी नॉट पुट करें। वी नॉट क्या है? निरोधी विभव एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर बच्चों हम इसे यहाँ पर वी नॉट निकालें तो ये हो जाएगा बच्चों एच अपान ई न्यू और एच अपान ई न्यू नॉट। अब बच्चों देखिए ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, हमें इससे लेना देना नहीं है। ठीक, अगर हम इसे ऐसे लिख दें वी नॉट इक्वल टू एच बटे ई न्यू और ये प्लस कर दें, इसे माइनस में ऐसे लिख दें, कोई फर्क नहीं। अब ये जो बच्चों
फॉर्म है ये वाला जो इक्वेशन बना है ये इस वाले इक्वेशन के रूप का है, y बराबर mx प्लस c के रूप का है, ठीक, के रूप का है, के रूप का है। अगर हम इसे न्यू नॉट कह दें y को और x को न्यू कह दें, ठीक, और इस पूरे टर्म को c यानी कांस्टेंट मान लें, ये c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो m है, m क्या है यहाँ पर, ढाल, m क्या है यहाँ पर बच्चों, ढाल को शो करता है। तो क्वेश्चन कहता है ढाल क्या है, तो m के हिसाब से बच्चों अगर हम देखें तो m बराबर यहाँ पर क्या बनेगा, h/e, जो कि हमारी ढाल है, ठीक। तो इसका बच्चों ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कल अगले पार्ट में बच्चों हम इसी सेट का सन 2020 का जो पहला सेट है सेक्शन बी सॉल्व कराएंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी कल हम सॉल्व कराएंगे, ठीक, जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है और अब पर डे वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।